Hello, friends. Welcome to ACube IAS. Today, we will see one of the very important current affairs that has appeared in today's newspaper. आज हम बात करेंगे बेसिकली 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में, कुछ रीजंस आज के डेट में क्या वो बढ़ रही है या क्या वो कम हो रही है। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 8 कोर इंडस्ट्रीज का सिग्निफिकेंस क्या है। किसी भी कंट्री की ग्रोथ में इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल होता है, खासकर इंडिया जैसे नेशंस में जहाँ पे वी नीड अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। हमारे पास चैलेंजेस है अनएम्प्लॉयमेंट का, हमारे पास चैलेंज है इन्फ्लेशन का, हमारे पास चैलेंज है लो प्रोडक्टिविटी की। उसके बाद हमारे पास चैलेंज है कंपटीशन विद चाइना। इन सारी चीज़ों को अगर हम अपने कंसिडरेशन में रखते हैं, देन इंडिया हैज़ टू वर्क अ लॉट on its industrial sector, on its manufacturing capabilities, so that we might come at par with industrial nations and all those industrializing nations जो कि बहुत ही छोटे होके भी हमसे आगे बढ़ रहे हैं। Without much later delay, let us start the topic of today's discussion. तो पहले हम ये देखेंगे कि न्यूज़ ये बेसिकली थी क्या। इस न्यूज़ में बेसिकली क्या बताया गया है कि अभी एक डेटा रिलीज हुआ है और उस डेटा रिलीज फरवरी एंड में उसने हमको ये बताया है कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज का आउटपुट ग्रोथ है ये 4 महीने में सबसे फास्ट ग्रो किया है एट 5.8%। यानी ये न्यूज आइटम हमें ये बता रहा है कि इन अ नटशेल इंडिया में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन इस न्यूज आइटम ने एक छोटा सा कैवेट अटैच किया है। उसने बताया है एडेड लिबरली बाय अ लो बेस इफेक्ट, यानी कि बेस इफेक्ट जो है इस चीज के चलते हमें ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये बेस इफेक्ट है क्या, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद प्रोडक्शन हैड कॉन्ट्रैक्टेड 3.3% अ ईयर अर्लियर, यानी कि पिछले साल अभी के सेम टाइम पे जब हमने ये डेटा निकाला था तो हमने देखा था उसमें 3.3% का कॉन्ट्रैक्शन है, और अभी जो फरवरी में डेटा आया है वो ये दिखा रहा है कि 5.8% की ग्रोथ है। पहला डाउट आपके पास ये आना चाहिए कि ये बेस इफेक्ट क्या है। लेट मी एक्सप्लेन टू यू द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस इफेक्ट। यहां देखना ध्यान से, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं एकदम लेमन टर्म्स में आपको बताऊंगा बेस इफेक्ट क्या होता है। अब 3 साल का डेटा लेके चलो, मान के चलो ये है 2010, ये है 2011, ये है 2012 और 2013। हम इसमें कोई भी एब्सोल्यूट नंबर को लेके चल रहे हैं ताकि हम बेस इफेक्ट को समझ सके। बेस इफेक्ट क्या है, मान के चलो इस ईयर में कंट्री की जो आउटपुट है वो थी 100 यूनिट्स, इसमें 110 यूनिट्स। मान के चलो कि दिस इज अ कोविड ईयर, तो कोविड ईयर में कंट्री की आउटपुट कम हो जाएगी। अज्यूम कि ये आउटपुट कम होके हो गया 80 यूनिट्स। लेकिन उसके बाद में देखो, वो जो मैंने ईयर लिखा है ना, उस ईयर पे आप फोकस मत करो। आप उसको कोविड ईयर नहीं मान के चलो, आप उसको कोई भी एबरेशन ईयर मान के चलो, ठीक है। और वहां पे कंट्री की प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। 2013 में जब इस ईयर में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जब हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे तो हमें कुछ ग्रोथ मिलेगा, और यहां पे मान के चलो ग्रोथ हो गया 115। अब हम क्या करते हैं, हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ निकालते हैं। चलो ये तो बहुत सिंपल है। अगर हम यहां पे देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि ग्रोथ है 10% का, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे ग्रोथ कितना है, यहां पे ये 80 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 110, यानी यहां पे हमें ये मिल रहा है -30 डिवाइडेड बाय 110। आप इसको -28% का कॉन्ट्रैक्शन लेके चलो। लेकिन वही अगर हम अगले साल को ले रहे हैं तो इस साल में ग्रोथ क्या दिख रही है, 115 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 80, यानी कि 35/80 इंटू 100 कर दो परसेंटेज टर्म्स में। अगर ये 40 होता देन वी आर गेटिंग नियर अबाउट 48%। यानी कि ये क्या दिखा रहा है कि 2012 के मुकाबले 2013 में ग्रोथ रेट इज 48%। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये ग्रोथ रेट 48% हुआ क्यों। इसके पीछे का रीजन था कि ये जो बेस में हमको नंबर मिला है ना, ये बहुत कम है, ये इस बेस के चलते। क्लियर, इसी को हम कहते हैं बेस इफेक्ट। जब आपका बेस बहुत कम या बहुत ज्यादा हो जाए, जिसके चलते जो आपको लास्ट में रिजल्ट मिल रहा है वो बेस से बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, दैट इज नोन एज बेस इफेक्ट। अब आप दो नॉर्मल ईयर्स को आपस में कंपेयर करो। इस ईयर में ग्रोथ वाज 10% और इस ईयर में ग्रोथ इज लाइक 48%। तो हमें तो ये लगेगा यार हमारा जो इकोनॉमी में ग्रोथ है या जो आउटपुट है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन ये एक डिस्क्रिपेंसी है, किस लिए, बेस।
क्योंकि हमारा बेस कम हो गया। बेस कम क्यों हो गया? क्योंकि वो एक एब्रेशन ईयर है। मान के चलो 2007-8 का फाइनेंशियल क्राइसिस, मान के चलो 97-98 का ईस्ट एशियन क्राइसिस, मान के चलो 1920 का कोविड क्राइसिस। उसमें हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी ना, हमारा आउटपुट कम हो जाएगा, और अगले साल हम जब प्रीवियस ईयर के मुकाबले आउटपुट को फाइंड करेंगे, देन वी विल फाइंड कि हमने सब्सटैंशियली ग्रो किया है। लेकिन वो ग्रोथ बेसिकली क्यों है? ड्यू टू लोअर बेस इफेक्ट। यही चीज इस न्यूज ने बोला है। फिर से देखो इस न्यूज के बारे में। ये न्यूज कहना चाह रहा है कि बेस इफेक्ट ने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के आउटपुट को एड किया है, इसीलिए जो आउटपुट है ये हमको 5.8% का ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन इसके पीछे का रीजन इन्होंने क्या बताया है? इसके पीछे का यहां पे रीजन लिखा गया है बेस इफेक्ट। चलो लेट अस प्रोसीड। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, ये 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? मैं नाम भी लिख सकता था लेकिन फोटो से थोड़ा सा एंगेजिंग हो गया है। तो वो 8 कोर इंडस्ट्रीज इस प्रकार है: कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। अब ये 8 कोर इंडस्ट्रीज का क्या रेलेवेंस है, या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है, चलो हम देखते हैं। ये 8 कोर इंडस्ट्री जो हैं ये बेसिकली 40% के आसपास ऑक्यूपाई करती हैं टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। यानी अगर हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में मान के चलो वी हैव 20 इंडस्ट्रीज और वो 20 इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है 100%, तो ये जो 8 इंडस्ट्री है ये 40% कंट्रीब्यूट कर रही हैं। यानी कि मैक्सिमम ऑफ द कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम दिस कोर 8 कोर इंडस्ट्री। और आप देख भी सकते हो ये इंडस्ट्रीज कौन सी हैं। क्रूड ऑयल, आज भी इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द पावर जनरेशन जो है वो आज भी थर्मल पावर जनरेशन है। यानी कोल का रेलेवेंस तो होगा ही होगा। क्रूड ऑयल मोबिलिटी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए इसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। सेम इज द केस विद नेचुरल गैस, ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिफाइनरी प्रोडक्ट, इंडिया जो है ये वन ऑफ द एक्सपोर्टर्स है रिफाइनरी प्रोडक्ट का, जैसे कि ग्रीस हो गए, गम, जेली, इन सब चीजों का। फर्टिलाइजर, हमें सबको पता है कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ फर्टिलाइजर। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन में कितना इंपॉर्टेंट है। स्टील, स्टील जो है ये वन ऑफ द हेवी इंडस्ट्रीज है जो कि बहुत सारे छोटे छोटे कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री को प्रमोट करती है। यानी देखा जाए तो स्टील का भी रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। वहां आ जाओ सीमेंट पे, एंटायरली कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज बेस्ड ऑन सीमेंट, और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या ही बोले। यानी कि 40% इस 8 इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है आईआईपी में। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो ये वो 8 इंडस्ट्री हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट, ये 8 कोर इंडस्ट्री का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेटेज है। देखिए क्या होता है ना, हम क्या करते हैं कि सारे इंडस्ट्री को वेटेज के कि उसका क्या रेलेवेंस है हम उस हिसाब से उसको अरेंज करते हैं। तो 8 कोर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज है रिफाइनरी प्रोडक्ट का। क्लियर? और सबसे कम वेटेज है फर्टिलाइजर का। ये बस एज एन इंफॉर्मेशन यू शुड रिमेंबर कि सबसे ज्यादा वेटेज रिफाइनरी प्रोडक्ट और सबसे कम वेटेज फर्टिलाइजर, दैट्स इट। ये थोड़ा सा फैक्चुअल हो रहा है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको इस चीज को याद रखना है। एनालिसिस हम आगे देखेंगे। अब क्या है कि हमने क्या बात किया, 8 कोर इंडस्ट्री दे आर 40% ऑफ व्हाट, दे आर 40% ऑफ आईआईपी। सो वी हैव टू नो दैट व्हाट आईआईपी इज। इसके बारे में ध्यान देंगे ना कि आईआईपी क्या होता है। देखो क्वेश्चन, हु पब्लिशेस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? सीएसओ। आपके लिए क्वेश्चन, क्या अभी भी सीएसओ इसको पब्लिश करेगा? नहीं। अब कौन ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करेगी? एनएसओ, जो कि सीएसओ प्लस एनएसओ से बन के बना है। देखिए मैंने ये सब फैक्ट इसलिए इंक्लूड किया है ना ताकि मैं इन सब चीजों को पिन पॉइंट कर सकूं, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा जब आप कुछ इस तरीके से ये फैक्ट के अक्रॉस आओगे। क्लियर? इट is a composite indicator that measures the growth rate of industry groups. अब इसमें बहुत सारे अलग अलग है लेकिन ये बेसिकली 3 ग्रुप से बन के बना है: माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? जिस तरीके से जीडीपी में एक बेस ईयर होता है, और बेस ईयर का रेलेवेंस हमको पता है किस लिए है, ताकि हम रियल और नॉमिनल जीडीपी के बीच में डिफरेंस को मालूम कर सके। क्योंकि इन्फ्लेशन जो है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जीडीपी को ओवर एस्टिमेट करने में। सिमिलरली हम जब आईआईपी को भी फाइंड करेंगे, हमने उसके लिए भी एक बेस ईयर को क्लासिफाई किया है, और आईआईपी का बेस ईयर इज सिमिलर टू द बेस ईयर व्हिच वी टेक इनटू कंसीडरेशन व्हाइल कंप्यूटिंग द जीडीपी 2011-12। अब देखो क्या क्या सिमिलैरिटी है। सबसे पहले अब यहां देखो सिमिलैरिटी, सबसे पहले दे हैव सेम बेस ईयर। मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये चीज यहां पे ज्यादा क्लियर होंगी।
सिमिलैरिटी बिटवीन जीडीपी और आईआईपी, सबसे पहले दोनों को कौन कंप्यूट करता है? सीएसओ यानी कि एनएसओ। दोनों का बेस ईयर सेम है 2011-12 2011-12। देखो इस तरीके से आप चीजों में कोरिलेशन ड्रॉ करके ना याद रख सकते हो। उसके बाद ये जो डेटा है, ये डेटा भी एनुअली रिलीज होता है और क्वार्टरली डेटा को भी हम देखते हैं। कुछ ऐसी ही चीजें यहां भी हैं। क्लियर? तो ये सिमिलैरिटी हमने ड्रॉ की है जीडीपी और आईआईपी के बारे में। लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब अगर हम आईआईपी के बारे में इतना बात कर रहे हैं, देन वी नीड टू नो कि आईआईपी का सिग्निफिकेंस क्या है। देखो मैंने यहां सिग्निफिकेंस लिखा है, आईआईपी इज द ओनली मेजर ऑन द फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। देखो बेसिकली क्या होता है ना कि यू नीड टू नो कि आपकी इकोनॉमी में फिजिकल प्रोडक्शन कितना हो रहा है। वैल्यू इज इंपॉर्टेंट बट वॉल्यूम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आप ये पता लगा पाओगे कि अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर एक ईयर में इतना प्रोड्यूस कर रहा है तो वो नेक्स्ट ईयर में जो उसकी प्रोडक्शन है, इन दोनों में कितना एवरेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है। और प्रोडक्टिविटी जो है ये फैक्टर इनकम के प्रोपोर्शनल है। हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाले चैप्टर में देख चुके हैं कि फर्म्स जो है वो बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉय करते हैं और उनको फैक्टर पेमेंट पे करते हैं। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है या अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वो उसी के प्रोपोर्शन में फैक्टर पेमेंट भी बढ़ाएंगे। लोगों के हाथ में पैसा आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, डिमांड जनरेशन होगा। इससे हमारी इकोनॉमी में एक वर्चुअल साइकिल बनेगा। सेकंड, इट इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यूज करती है, आरबीआई यूज करती है पॉलिसी मेकिंग के लिए। अब आप पूछोगे कि आरबीआई कैसे यूज करती है? देखो आरबीआई का काम होता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अगर आरबीआई देख रही है कि आईआईपी बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आए। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। देखो जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनको भी बहुत बार कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। क्लियर हो रहा है? अगर आरबीआई देख रही है कि इकोनॉमी में एक रिसेशनरी फेज चल रहा है, आरबीआई क्या करेगी? अपने पॉलिसी रेट को कम कर देगी। जैसे आरबीआई ने अगर रेपो रेट को कम कर दिया तो रेपो रेट बेसिकली वो रेट है जिसमें कि बैंक्स जो हैं वो आरबीआई से फंड्स बोरो करते हैं फॉर स्मॉल ड्यूरेशन, और अगर ये कम हो गया तो बैंक्स जो हैं वो ज्यादा लोन लेंगी, तो लोनेबल अमाउंट बैंक के पास बढ़ेगा और ये कॉरपोरेट्स को भी कम रेट में लोन देंगी। इस तरीके से मार्केट में मनी सप्लाई जनरेट होगा, हम लोग रिसेशनरी फेज से आ जाएंगे बूम फेज में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, बाकी सारी चीजें। थर्ड, आईआईपी रिमेन्स एक्सट्रीमली रेलेवेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टरली एंड एडवांस जीडीपी एस्टिमेट। अब देखो जीडीपी एस्टिमेशन के लिए इसका बहुत बड़ा रिलेवेंस है। जब हम ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड में अलग अलग सेक्टर्स में ग्रोथ को देखते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ को देखने का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज बेसिकली जो न्यूज आया है उस न्यूज का रेलेवेंस क्या है? हमने एक तो देख लिया कि 5.8% का ग्रोथ दिखा रहा है, उसमें बेस इफेक्ट के बारे में बताया है, उसने ये भी बताया है कि पिछले साल ग्रो करने के बजाय वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया था। हम थोड़ा आगे भी देखते हैं। लेकिन अगर हम जनवरी 22 को अगर अपना पैरामीटर माने तो आउटपुट इन ऑल दीज सेक्टर्स एक्चुअली डिक्लाइन विद द ओवरऑल इंडेक्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 5.3%। समझ रहे हो आप? यानी अगर हम इसमें ये देखें कि अगर जनवरी 2022 अगर मेरा पैरामीटर है, उसके जैसे मान के चलो जनवरी 2022 इज द बेस, और इस बेस के मुकाबले कितना ग्रोथ या कितना डिक्रीमेंट हुआ है। अब हमने जनवरी 2022 को बेस क्यों लिया? ताकि वहां पे जो बेस इफेक्ट के चलते ग्रोथ आ रहा था हम उस प्रॉब्लम को काउंटर कर सकें। यहां पे मैंने 2 डेटा दिया है। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिखाता है। जैसे कोविड में सारे फर्म्स बंद थे, फर्म्स बंद है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हुआ। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अगर ज्यादा हो रही है तो हम ये इस चीज से डिड्यूस कर सकते हैं कि फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग मोर। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या देखा, जिसका कि वेटेज 20% है टोटल कोर इंडस्ट्रीज का, वो 3.3% डिक्लाइन कर गया। स्टील में डिक्लाइन 5.2% है। देख रहे हो आप किस तरीके से हमने बेस इफेक्ट के अगर दुष्परिणाम को या बेस इफेक्ट के चलते जो प्रॉब्लम हो रही है अगर हमने उसको काउंटर कर लिया, देन हाउ वी आर गेटिंग द आंसर। आगे देखो, अब इसके पीछे का रीजंस क्या है। सबसे पहला रीजन है कोविड का सेकेंड या थर्ड वेव, ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन जब आया उसके चलते फिर से सारी चीजें एक शटडाउन फेज में चली गई, लोगों का डिमांड कम हो गया, फर्म्स ने प्रोड्यूस करना कम कर दिया। क्लियर? दूसरा, राइजिंग प्राइसेस डैम्पनिंग डिमांड। अगर इन्फ्लेशन आएगा इकोनॉमी में, और ये इन्फ्लेशन जब इकोनॉमी में आ रहा है तो बेसिकली इन्फ्लेशन जो है ये लोगों के इनकम को एड करता है। लेकिन यहां जो इन्फ्लेशन की कमी है ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, यानी वहां कहीं पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के चलते कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आया है, लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है।
तो ये जो इन्फ्लेशन आया इसने मनी के परचेजिंग पावर को इरोड कर दिया। जो लोग पहले एक्स अमाउंट ऑफ मनी पे एक गुड्स खरीद सकते थे, अब उनको 2x देना पड़ रहा है सेम गुड्स को परचेज करने के लिए। तो वो क्या करेंगे, उस टाइम पे उस गुड को परचेज नहीं करेंगे, वो हमारे डिमांड को कम कर देगा। इन्फ्लेशन जो है इसने आरबीआई की जो लिमिट है 4 ± 2% ऑफ सीपीआई, ये 2 महीने से इसको ब्रीच कर रहा है। यानी इन्फ्लेशन जो है ये एक बहुत ही डेंजरस टेरिटरी में आ गया है। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि अगर ऐसा है तो क्या आरबीआई अकाउंटेबल नहीं है? तो आरबीआई एक्ट में लिख दिया गया है कि अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में ये लिमिट अगर ब्रीच हो रही है देन आरबीआई हैज टू सेंड अ रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। लेकिन अभी 2 ही महीने हुए हैं, सो वी हैव टू कीप अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर न्यूज आइटम। कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी ग्रोथ जो है वो बहुत कम है, ओनली 0.8%। भले ही 11 मंथ के पीरियड में हमें दिख रहा है कि देयर इज 20% इंक्रीज इन कैपेक्स, लेकिन सेंटर को मार्च में 1.2 लाख करोड़ रुपए और खर्च करने थे जो कि उसने खर्च नहीं किए। अब हम देखेंगे ऐसा क्यों नहीं हो पाया और भी क्या क्या रीजंस थे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप यहां देखो। यहां पे बोला जा रहा है कि टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट की बहुत अच्छी थी, लेकिन टैक्स रेवेन्यू बढ़िया होने के बाद भी गवर्नमेंट ने ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किया। इसके पीछे का रीजन था लैक ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट जो है ये बेसिकली गवर्नमेंट जो है ये अपना शेयर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में सेल करती है और उससे जो पैसा आता है ये गवर्नमेंट यूज करती है अपनी बजट डेफिसिट को ऑफसेट करने में। लेकिन क्योंकि कोविड आ गया था, गवर्नमेंट की कुछ टारगेट थी डिसइन्वेस्टमेंट की, वो टारगेट पूरी नहीं हो पाई। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू में से सोर्स आया है उसको गवर्नमेंट ने यूज किया लैक ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड को ऑफसेट करने में। जैसे गवर्नमेंट को लगा था कि अगर 100 रुपीज जो है वो उसके आएंगे डिसइन्वेस्टमेंट में, लेकिन आए 80 रुपीज, वहां पे उसका टैक्स रेवेन्यू अच्छा कलेक्शन हुआ, वो 20 रुपए जो है वो गवर्नमेंट ने यहां ऑफसेट करने में यूज कर लिया। 2 ऑप्शन से गवर्नमेंट या तो उस पैसे से कैपिटल एक्सपेंडिचर करती या तो लेस प्रोसीड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को बैलेंस करती। गवर्नमेंट ने लेस प्रोसीड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को बैलेंस करना ज्यादा प्रूडेंट समझा। इसके चलते मार्केट में लेस कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, गवर्नमेंट ने खर्चा कम किया, 8 कोर इंडस्ट्री में ग्रोथ आने की बजाय डिक्रीमेंट आया। अगला फैक्टर देखो, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से स्टॉक मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल था, और जब स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है ना तो ये गुड टाइम नहीं होता इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है। अब रिस्क बहुत ज्यादा है तो गवर्नमेंट को एलआईसी का पीआईओ निकालना था, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, लेकिन स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए गवर्नमेंट ने एलआईसी का आईपीओ नहीं लेके आया। अब जब गवर्नमेंट ने आईपीओ लेके नहीं आया तो गवर्नमेंट अगर वहां पे आईपीओ इशू करती तो कुछ वो लोगों से पैसा लेती और उस पैसे को गवर्नमेंट यूज करती कैपिटल एक्सपेंडिचर में। पैसा आया नहीं, यूज हुआ नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जिसके चलते लेस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज इन 8 कोर इंडस्ट्री इंडेक्स। क्लियर? अगला, इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला सॉल्यूशन है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करोगे अपने आप डिमांड इंड्यूस होगा इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन के चलते जो इनस्टेबिलिटी है, लोगों को लगता है पता नहीं महंगाई कितनी बढ़ जाएगी, पैसा सेव करो, लोग ऐसा नहीं करेंगे। अब इसके लिए क्या कर सकती है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये बाई मंथली मीटिंग करती है। ये इस मीटिंग में और प्रूडेंटली पॉलिसी रेट को इस तरीके से तय करे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। देखो मैं बताता हूं इंडियन इकोनॉमी अभी किस डायकोटॉमी से गुजर रही है। देखो सबसे पहले तो डिमांड बहुत कम है। अगर डिमांड कम है, अगर हमको आई नीड टू इंड्यूस डिमांड किस तरीके से होगा? आई हैव टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है, मनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया। रेपो रेट को कम किया तो बैंक्स जो है वो आरबीआई से लोन लेंगे और वो कम इंटरेस्ट रेट एंड कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे। कंज्यूमर लोन लेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई से डिमांड इंड्यूस होगी। क्लियर? उल्टा यहां क्या हो रहा है कि मार्केट में वी हैव इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई हैज टू रिड्यूस द मनी सप्लाई। ठीक है, अब आरबीआई इसके लिए रेपो रेट को बढ़ा देती है, लेकिन वही अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाएगी तो डिमांड कैसे इंड्यूस होगा? देख रहे हो? तो अभी के समय इंडियन इकोनॉमी में वी आर फेसिंग डुअल प्रॉब्लम, लैक ऑफ डिमांड एंड इन्फ्लेशन। इसके लिए आरबीआई हैज टू मेक अ प्रूडेंट पॉलिसी एंड द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट शुड क्रैंक अप द कैपिटल स्पेंडिंग। क्या यूज है गवर्नमेंट को अपनी कैपिटल स्पेंडिंग क्यों बढ़ानी चाहिए? यहां देखिए, क्योंकि कैपिटल स्पेंडिंग विल लीड टू क्राउडिंग इन इफेक्ट।
क्राउडिंग इन के लिए यू नीड टू नो व्हाट इज क्राउडिंग आउट। मान के चलो कि गवर्नमेंट इज हैविंग वेरी हाई फिस्कल डेफिसिट, यानी कि गवर्नमेंट की बोरोइंग ज्यादा है। अब गवर्नमेंट बोरो कहां से करेगी? बैंक से। बैंक्स के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, तो बैंक्स ने ये पैसा दे दिया गवर्नमेंट को, बैंक्स के पास पैसा कम बचा, या तो वो रिमेनिंग मनी प्राइवेट सेक्टर को नहीं देगी, और अगर देगी तो एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगी, तो प्राइवेट सेक्टर डिसइंसेंटिवाइज होगा लोन लेने के लिए और वो छोड़ के चला जाएगा। दैट विल बी नोन एज क्राउडिंग आउट। इसी का उल्टा, अगर गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग के चलते प्राइवेट सेक्टर को इंड्यूस कर रही है कि आप आओ, आप यहां के काम करो, दैट विल बी नोन एज क्राउडिंग इन। जैसे कि गवर्नमेंट अच्छी रोड बना सकती है बोरोई करके। क्लियर? गवर्नमेंट अगर बोरो करके अच्छे रोड्स बना रहे हैं तो वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में वी गेन एसेट्स। अगर रोड बनाया तो गवर्नमेंट के एसेट में इंक्रीमेंट हुआ, वहां पे प्राइवेट सेक्टर इंड्यूस होगा आने के लिए, अगेन एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर रोड का एग्जांपल ले लो यार, अगर गवर्नमेंट रोड बना रही है एमजी नरेगा के तहत, लोगों को एम्प्लॉय करेगी ना रोड बनाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आखिरी मल्टीप्लायर इफेक्ट, गवर्नमेंट बना तो रोड रही है, लेकिन जो लोगों के पास जो पैसा आ रहा है, हो सकता है लोग उस पैसे को जाके बैंक में रखें और बैंक्स उसी पैसे को फिर फर्म को लेंड करे और इकोनॉमी में एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट हो गया। समझ में आया आपको किस तरीके से हमको इस पूरे सिचुएशन को टैकल करना है? सो इन अ नटशेल व्हाट गवर्नमेंट हैज टू डू इज दैट गवर्नमेंट हैज टू इंक्रीज इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस बार के बजट में वैसे गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्कीम लेके आई है, पीएम गति शक्ति, जहां पे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रही है। वी हैव टू लुक एट द न्यूज एंड वी हैव टू सब्सिक्वेंटली फॉलो इट कि फ्यूचर में क्या होता है। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। मुझे आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। You can contact us, you can see us on these particular platform. Please subscribe, like and share our YouTube channel and you will get this awesome video on a day-to-day basis. अगर आपको कोई भी query है, if you have any doubt regarding the courses and all those things, please feel free to contact on this number. Okay then, thank you. अगली बार मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, जहां पे मैं बहुत सारे मिथ्स को बस्ट करूंगा और आपके कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लैरिटी दूंगा। थैंक यू वेरी मच।